दोस्तों, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का पहला हिस्सा देखकर आपने जाना होगा कि कैसे कुछ जरूरी आदतें हमें सफल और प्रभावी बना सकती हैं। आपने देखा कि हमारे भीतर कितनी ताकत है अगर हम सही दिशा में इसे इस्तेमाल करें। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा तो पहले उसे जरूर देखें ताकि आपको यह यात्रा पूरी तरह समझ में आ सके। आज के इस वीडियो में हम इसी किताब के अगले हिस्से को जानेंगे जहां और भी गहरे और प्रभावी सबक छिपे हुए हैं जो आपकी जिंदगी में असली बदलाव ला सकते हैं। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रीडर्स लैब में, जहां हम किताबों के अनमोल सबक आपके लिए सरल हिंदी में लेकर आते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम सब मिलकर अपने जीवन में वो सकारात्मक बदलाव ला सकें जो हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचा सके। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पहले 4 हैबिट्स के बारे में बात की थी, जिसमें हमने जाना था कि कैसे प्रोएक्टिव रहना, एक स्पष्ट लक्ष्य बनाना और अपनी प्राथमिकताओं को समझकर काम करना हमारे लिए सबसे पहले कदम है। अब हम अगले कुछ हैबिट्स की बात करेंगे जो खास तौर पर हमारे रिलेशनशिप और हमारी सोचने की शक्ति को मजबूत करते हैं। अब हम बात करेंगे 5वीं हैबिट्स की। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझें फिर समझाएं। कवे की 5वीं आदत, पहले समझें फिर समझाएं, इस बात पर जोर देती है कि संवाद में सफलता के लिए सबसे पहले दूसरों को समझने का प्रयास करना चाहिए। अक्सर जब हम बातचीत करते हैं तो हमारा ध्यान अपनी बात को स्पष्ट रूप से पेश करने पर होता है, लेकिन यह तरीका संवाद को कठिन बना सकता है। इस आदत का मुख्य उद्देश्य सक्रिय रूप से सुनने की कला को विकसित करना है। सक्रिय सुनना केवल सुनना नहीं है, यह एक गहरी समझ बनाने की प्रक्रिया है जिसमें हमें दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण, भावनाओं और विचारों को ध्यान से समझना होता है। कवि के अनुसार जब हम वास्तव में दूसरों की बात सुनते हैं तो हम उनके दृष्टिकोण को समझने का एक मौका पाते हैं। इसका अर्थ है कि हमें बिना किसी पूर्वाग्रह या निर्णय के उनकी बात सुननी चाहिए। जब हम इस प्रकार से सुनते हैं तो हम न केवल उनके विचारों को समझते हैं बल्कि उनकी भावनाओं का भी सम्मान करते हैं। इस प्रक्रिया में 4 महत्वपूर्ण चरण होते हैं: सुनना, समझना, प्रतिक्रिया देना और कार्रवाई करना। पहले चरण में हम व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनते हैं और उसके भावनात्मक संकेतों पर ध्यान देते हैं। इसके बाद हम उनकी आवश्यकताओं और चिंताओं को समझने का प्रयास करते हैं ताकि हम उनकी स्थिति को सही तरीके से देख सकें। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने लिए एक मजबूत आधार बनाते हैं जिससे हम अपनी बात रख सकते हैं। कवि का यह मानना है कि जब हम पहले दूसरों को समझने का प्रयास करते हैं तो हम उनके साथ एक बेहतर संबंध बना सकते हैं जो सहयोग और विश्वास पर आधारित होता है। यह दृष्टिकोण न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पेशेवर संबंधों में भी अत्यधिक लाभकारी है। उदाहरण के लिए, जब आप अपने सहकर्मी से बात कर रहे होते हैं और उनकी चिंताओं को सुनते हैं तो आप न केवल उनके दृष्टिकोण को समझते हैं बल्कि उन्हें यह भी दिखाते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं। इससे एक सकारात्मक माहौल बनता है जहां सभी लोग अपनी भावनाओं को साझा कर सकते हैं। दूसरी ओर, जब हम केवल अपनी बात करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम संवाद को बाधित करते हैं और असहमति को बढ़ाते हैं। यह आदत हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी जरूरतों और विचारों को प्रस्तुत करने से पहले दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को सुनना चाहिए। जब हम पहले समझने की कोशिश करते हैं तो हम अपने विचारों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। कवि का यह कहना है कि जब हम सक्रिय रूप से सुनते हैं और दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं का सम्मान करते हैं तो हम एक सहयोगात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं जहां सभी लोग अपने विचारों को साझा करने के लिए प्रेरित होते हैं। यह न केवल हमारे संवाद को बेहतर बनाता है बल्कि हमारे संबंधों को भी मजबूत करता है। जब हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम न केवल अपनी बात को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाते हैं बल्कि हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी अपनाते हैं। यह आदत हमें यह सिखाती है कि सही दृष्टिकोण के साथ हम अपने जीवन में अधिक सफल हो सकते हैं। अंत में, पहले समझें फिर समझाएं कि आदत को अपनाना हमारे जीवन में आवश्यक है क्योंकि यह हमें न केवल बेहतर संवादकर्ता बनाता है बल्कि यह हमें दूसरों के साथ एक वास्तविक संबंध बनाने में भी मदद करता है। इस दृष्टिकोण को अपनाने से हम एक सकारात्मक और सहयोगी माहौल का निर्माण कर सकते हैं जहां सभी के विचारों का सम्मान किया जाता है और जहां संवाद अधिक प्रभावी होता है। इसलिए हमें इस आदत को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए ताकि हम व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में अधिक सफल बन सकें। तो दोस्त, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम हैबिट 5 को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। सबसे पहले सक्रिय सुनने की आदत डालें। जब कोई व्यक्ति बोल रहा हो तो ध्यान से सुनें। अपने मोबाइल या अन्य चीजों को एक तरफ रख दें
और पूरी तरह से उनकी बातों पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आपको उनकी भावनाओं और विचारों को समझने में मदद मिलेगी। दूसरा, प्रश्न पूछें। जब कोई आपकी बात कह रहा हो तो उन्हें बेहतर समझने के लिए प्रश्न पूछें। इससे यह स्पष्ट होता है कि आप उनकी बातों को सुन रहे हैं और उनकी विचारधारा को जानने में रुचि रखते हैं। तीसरा, उनकी भावनाओं का सम्मान करें। जब आप किसी की बात सुनते हैं तो उनकी भावनाओं का मूल्यांकन करें। अगर वे परेशान हैं तो उन्हें यह बताएं कि आप उनकी भावनाओं को समझते हैं। चौथा, अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। जब आप अपनी बात रखने की बारी में हों तो सुनिश्चित करें कि आप समझ चुके हैं कि सामने वाले ने क्या कहा है। इससे आपकी बात अधिक प्रभावी होगी। पांचवा, एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और यह माने कि सामने वाला आपकी मदद करने के लिए है। इससे संवाद और भी सरल और स्पष्ट हो जाएगा। आखिर में व्यक्तिगत संबंध बनाने का प्रयास करें। जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो उनके साथ एक गहरा संबंध बनाने का प्रयास करें। इससे न केवल संवाद बेहतर होगा बल्कि यह आपके रिश्तों को भी मजबूत करेगा। इन सरल तरीकों को अपनाकर आप हैबिट 5 को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं और एक प्रभावी संवाददाता बन सकते हैं। याद रखें, पहले समझें फिर समझाएं। हैबिट 6, सिनर्जाइज, सहयोग करें। कवि की छठी आदत सहयोग करें हमें सिखाती है कि जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम अकेले काम करने की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम विभिन्न व्यक्तियों की क्षमताओं, विचारों और दृष्टिकोणों का समन्वय करके एक नया और बेहतर परिणाम हासिल करें। सहयोग करने का अर्थ है कि हम अपने विचारों को साझा करें और एक दूसरे से सीखें। जब हम अलग अलग विचारों को मिलाते हैं तो हमें नए और रचनात्मक समाधानों तक पहुंचने का अवसर मिलता है। कवि का मानना है कि टीम वर्क से पैदा होने वाली ऊर्जा और रचनात्मकता व्यक्तिगत प्रयासों से कहीं अधिक होती है। सबसे पहले हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की अपनी विशेषता और योगदान होता है। जब हम एक दूसरे को सुनते हैं और उनकी राय को महत्व देते हैं तो हम एक सकारात्मक वातावरण बनाते हैं जहां सभी लोग खुलकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा, हमें एक साझा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। जब सभी सदस्य एक ही दिशा में काम कर रहे होते हैं तो वे मिलकर अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक टीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो सभी का ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि अंतिम लक्ष्य क्या है, ताकि सभी मिलकर उसी दिशा में प्रयास करें। तीसरा, हमें समस्याओं को मिलकर हल करने की कोशिश करनी चाहिए। जब कोई चुनौती आती है तो सभी सदस्य मिलकर समाधान खोजें। इससे न केवल समस्या का समाधान होगा बल्कि यह टीम के सदस्यों को एक दूसरे के करीब लाएगा। चौथा, सहयोग के दौरान रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हमें सभी की विचारधाराओं को सुनने और उनकी सराहना करने का मौका मिलता है, जिससे नई और नवीनतम विचारधाराएं जन्म लेती हैं। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात, एक सकारात्मक संवाद का विकास करना। खुला और ईमानदार संवाद ही सहयोग की कुंजी है। जब हम स्पष्टता से अपनी बात रखते हैं और दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो हम एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान का वातावरण बना सकते हैं। इस तरह सहयोग करें की आदत हमें यह सिखाती है कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम न केवल अधिक सफल हो सकते हैं बल्कि हम एक दूसरे से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए हमें इस आदत को अपने जीवन में अपनाना चाहिए ताकि हम व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें। दोस्त, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप हैबिट 6 सहयोग करें को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। 1, टीम वर्क को प्राथमिकता दें। जब भी संभव हो समूह में काम करने का प्रयास करें। एक टीम के रूप में काम करने से आप अलग अलग दृष्टिकोण और विचारों का लाभ उठा सकते हैं, जिससे समस्या का बेहतर समाधान निकाला जा सकता है। 2, सकारात्मक संवाद करें। संवाद के दौरान ईमानदारी और खुलापन बनाए रखें। अपनी बातों को स्पष्टता से रखें और दूसरों की बातों को भी ध्यान से सुनें। यह सहयोग को बढ़ावा देगा और सभी को एक समान महसूस कराएगा। 3, विविधता को अपनाएं। अपनी टीम में विभिन्न पृष्ठभूमियों और क्षमताओं वाले व्यक्तियों को शामिल करें। इससे आपको नए विचारों और दृष्टिकोणों का सामना करने का मौका मिलेगा, जिससे बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। 4, साझा लक्ष्य स्थापित करें। सुनिश्चित करें कि आपकी टीम के सभी सदस्य एक ही लक्ष्य की दिशा में काम कर रहे हैं। स्पष्ट और मापनीय लक्ष्य निर्धारित करें, जिससे सभी को अपनी भूमिका और योगदान का पता चले। 5, समस्याओं को मिलकर सुलझाएं। जब भी कोई समस्या आए तो उसे अकेले न सुलझाएं। टीम के सभी सदस्यों को आमंत्रित करें और मिलकर समाधान खोजें। इससे सभी को लगेगा कि उनकी राय महत्वपूर्ण है। 6, एक दूसरे की ताकतों का सम्मान करें। हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं होती हैं। ये समझें कि आपकी टीम के सदस्य
किस तरह की ताकतें लेकर आए हैं और उनका सम्मान करें। इससे एक सकारात्मक और सहयोगात्मक वातावरण बनेगा। सातवीं, रचनात्मकता को प्रोत्साहित करें। जब आप टीम में हों तो सभी को विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। विचारों के प्रति खुले रहें और नए दृष्टिकोणों को स्वीकार करें। इससे नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा। 8, समय सीमा निर्धारित करें। जब आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों तो समय सीमा निर्धारित करें। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी सदस्य मिलकर समय पर काम पूरा करें और एक दूसरे का समर्थन करें। 9, संबंधों को मजबूत करें। व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए समय निकालें। टीम के सदस्यों के साथ बातचीत करें, उनके विचारों को समझें और उनके साथ अच्छे संबंध बनाएं। मजबूत संबंध सहयोग को और भी बेहतर बनाएंगे। 10, सफलताओं का जश्न मनाएं। जब आपकी टीम कोई लक्ष्य प्राप्त करती है तो इसे मनाएं। इससे न केवल टीम में सकारात्मकता बनी रहेगी बल्कि यह सदस्यों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेगा। इन सरल तरीकों को अपनाकर आप सहयोग करें की आदत को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं और अपने व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों को मजबूत बना सकते हैं। याद रखें, जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम न केवल अधिक सफल होते हैं बल्कि हम एक दूसरे से भी बहुत कुछ सीखते हैं। हैबिट 7, शार्पन द सॉ। चाकू को तेज करें। तो दोस्त, अब मैं आपको बताऊंगा हैबिट 7, जिसका नाम है चाकू को तेज करें, शार्पन द सॉ। यह आदत व्यक्तिगत नवीनीकरण और संतुलन के महत्व को दर्शाती है। कवे के अनुसार हम जितना अधिक खुद को तेज करते हैं उतनी ही हमारी प्रभावशीलता बढ़ती है। इस आदत को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि जीवन के 4 महत्वपूर्ण पहलू हैं: शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। इन 4 क्षेत्रों में संतुलन बनाना और उन्हें विकसित करना आवश्यक है। शारीरिक स्तर पर हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। यह न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है बल्कि मानसिक स्पष्टता और ऊर्जा भी बढ़ाता है। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट का व्यायाम करने का प्रयास करें, चाहे वह दौड़ना हो, योग करना हो या जिम जाना हो। इसके साथ ही एक स्वस्थ आहार अपनाना भी जरूरी है। ताजे फल, सब्जियां और पूरे अनाजों का सेवन करें और जंक फूड से बचें। मानसिक स्वास्थ्य के लिए निरंतर शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान दें। नई किताबें पढ़ें, ऑनलाइन कोर्स करें या नए विषयों पर अध्ययन करें। यह आपकी सोचने की क्षमता और ज्ञान को बढ़ाएगा। जैसे कि यदि आप अपनी पेशेवर क्षमताओं को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने क्षेत्र में नवीनतम रुझानों पर ध्यान दें और उन्हें समझें। भावनात्मक स्तर पर सकारात्मक संबंध बनाना और उनका पोषण करना महत्वपूर्ण है। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं जिससे आप भावनात्मक रूप से जुड़े रहें। कठिनाइयों का सामना करते समय सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और नकारात्मकता से दूर रहें। एक सकारात्मक दृष्टिकोण आपके मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखेगा और आपको हर परिस्थिति में बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा। अंत में आध्यात्मिक स्तर पर अपने भीतर की शांति को खोजें। ध्यान, प्रार्थना या खुद के लिए समय निकालकर आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। आध्यात्मिकता का मतलब केवल धार्मिकता नहीं है, यह आपके जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे जीने का एक तरीका है। जब आप इन सभी पहलुओं का ध्यान रखते हैं तो आप एक संतुलित और सफल जीवन जी सकते हैं। अब चलिए कुछ व्यावहारिक सुझावों पर नजर डालते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सप्ताह में कम से कम 3 बार व्यायाम करने का लक्ष्य रखें। यह आपके हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा और आपको ऊर्जावान महसूस कराएगा। मानसिक रूप से मजबूत रहने के लिए हर दिन एक नई किताब पढ़ने की आदत डालें। इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और आप नई चीजें सीखेंगे। भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए अपने करीबी लोगों के साथ नियमित रूप से बातचीत करें, उनसे अपने अनुभव साझा करें और उनकी सुनें। इससे रिश्ते मजबूत होंगे। आध्यात्मिक स्तर पर दिन में कुछ समय ध्यान करने का प्रयास करें। यह आपको मानसिक स्पष्टता और शांति देगा। आप अपनी दिनचर्या में इन 4 पहलुओं को शामिल कर सकते हैं, जैसे सुबह के समय कुछ समय व्यायाम करने के बाद एक नई किताब पढ़ने का समय निकालें, फिर अपने परिवार के साथ बातचीत करें और अंत में दिन के अंत में ध्यान करने का प्रयास करें। इस तरह आप अपनी दिनचर्या को संतुलित कर सकते हैं। अंत में याद रखें कि चाकू को तेज करें की आदत हमें यह सिखाती है कि खुद की देखभाल करना और लगातार सुधार करना ही सफलता की कुंजी है। जब हम अपने जीवन के सभी पहलुओं पर ध्यान देते हैं तो हम न केवल व्यक्तिगत रूप से विकसित होते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। इस आदत को अपने जीवन में शामिल करके आप एक स्वस्थ, सफल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि हैबिट 7 यानी चाकू को तेज करें को कैसे लागू करें ताकि आप अपने जीवन को
बेहतर बना सकें। 1. शारीरिक नवीनीकरण, फिजिकल रिन्यूअल। नियमित व्यायाम करें। हर दिन कम से कम 1 घंटा व्यायाम करें। 30 मिनट तक व्यायाम करने का प्रयास करें। आप सुबह की सैर, योग, जिम जाने या साइकिल चलाने जैसी गतिविधियां चुन सकते हैं। यह आपके शरीर को ताजगी देगा और स्वास्थ्य को बनाए रखेगा। संतुलित आहार लें। फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। फास्ट फूड और अधिक मीठे पदार्थों से बचें। अपने शरीर को ऊर्जा देने के लिए सही भोजन करें। पर्याप्त नींद लें। रात में 7 से 8 घंटे की नींद लें। एक आरामदायक सोने की जगह बनाएं और सोने से पहले स्क्रीन समय कम करें, जिससे आप बेहतर नींद ले सकें। 2. मानसिक नवीनीकरण, मेंटल रिन्यूअल। रोजाना पढ़ें। रोजाना 20 से 30 मिनट पढ़ने का समय निकालें। प्रेरणादायक किताबें या आपके क्षेत्र में नई जानकारियां देने वाली सामग्री पढ़ें। नई स्किल्स सीखें, ऑनलाइन कोर्स करें या नए कौशल सीखने के लिए वर्कशॉप्स में भाग लें। इससे आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी और आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी। क्रिएटिव गतिविधियों में शामिल हों। पेंटिंग, लेखन या संगीत वादन जैसी गतिविधियों में भाग लें। यह आपकी मानसिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। 3. भावनात्मक नवीनीकरण, इमोशनल रिन्यूअल। मजबूत रिश्ते बनाएं। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। ईमानदारी से अपनी भावनाएं साझा करें और एक दूसरे का समर्थन करें। आभार व्यक्त करें। एक आभार जर्नल बनाएं, जिसमें आप रोज उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करेगा। तनाव प्रबंधन करें। ध्यान, प्राणायाम या प्रकृति में समय बिताने जैसी तकनीकों का उपयोग करें ताकि आप तनाव को कम कर सकें। 4. आध्यात्मिक नवीनीकरण, स्पिरिचुअल रिन्यूअल। अंतर्मुखी बने। अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें। ध्यान लगाएं या प्रार्थना करें। यह आपके अंदर की शांति को बढ़ाएगा। समुदाय सेवा में भाग लें। किसी सामाजिक कार्य में भाग लें या स्वयंसेवी गतिविधियों में शामिल हों। इससे आपको जीवन में एक नया उद्देश्य मिलेगा। सकारात्मकता पर ध्यान दें। जीवन की सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करें और नकारात्मकता से दूर रहें। 5. चारों क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखें। बैलेंस ऑल 4 एरियाज। साप्ताहिक योजना बनाएं। हर हफ्ते अपने समय को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक गतिविधियों में विभाजित करें। लक्ष्य निर्धारित करें। हर क्षेत्र में 1 या 2 स्मार्ट लक्ष्य, विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध तय करें। नियमित समीक्षा करें। अपनी प्रगति की समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार अपने लक्ष्यों में परिवर्तन करें। इन सुझावों को अपनाकर आप अपनी जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं। याद रखें, खुद की देखभाल करना केवल आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन के लिए आवश्यक है। दोस्तों, 7 आदतें बहुत प्रभावी लोगों की पुस्तक में लेखक स्टीफन आर कवी ने सफल लोगों की उन 7 आदतों के बारे में विस्तार से चर्चा की है, जिन्हें अगर हम अपनी लाइफ में सही तरीके से अपनाते हैं तो कुछ ही समय में हमें भी इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। लेखक ने काफी समय तक सफल लोगों के जीवन का अध्ययन कर उनकी आदतों को इस किताब में बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया है। इन आदतों को अपनाकर हम अपने जीवन में निश्चित ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अतः हमें स्टीफन आर कवी की पुस्तक 7 आदतें बहुत प्रभावी लोगों की जरूर पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की सीखें हमारे जीवन में बदलाव ला सकती हैं। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ नया सिखाया या प्रेरणा दी तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आगे भी ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली किताबों का सारांश पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपके लिए इस किताब का सबसे प्रभावशाली सबक कौन सा था। हम आपके विचारों को जानना चाहते हैं। जल्दी ही एक और शानदार किताब का सारांश लेकर हाजिर होंगे। तब तक इस सीख को अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करते रहें और खुद में बदलाव महसूस करें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ।